हेलो गाइस, माय सेल्फ प्रशांत खाड़े और आज हम देखने वाले ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 5। इसमें हम आज क्या पढ़ने वाले? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से भी मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो ठीक है, पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन सी गैसेस का हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सचेंज होता है? एक तो होता है O2 और दूसरा क्या होता है? CO2। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पर होती है, इसकी साइड्स क्या है? तो इसकी साइड हम देखते हैं, क्या है इसकी साइड्स। अब देखिए, पहले तो हम एयर अंदर लेते हैं, मतलब इंस्पिरेशन के दौरान हमने एयर अंदर लेता है, ये एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स के अंदर चली जाती है और लंग्स में भी कहां पर? अल्वेलाई के अंदर। अब अल्वेलाई से एयर जो हमारा O2 रहता है अल्वेलाई के अंदर, वो कहां पर चला जाता है? ब्लड में। और CO2 ब्लड से अल्वेलाई के अंदर। तो हमारी फर्स्ट टाइप क्या हो गई डिफ्यूजन की, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस की? ये हो गई बिटवीन द अल्वेलाई एंड द ब्लड। तो फर्स्ट टाइप क्या हो गई हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस? कहां पर हो रहा है पहला? बिटवीन alveoli एंड ब्लड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे होता है। तो मैंने यहां पर निकाली एक alveoli निकाली, इसके पास मैंने alveolar कैपिलरी निकाली। ये क्या हो गई? alveolar कैपिलरी, alveolar कैपिलरी जो कि ब्लड कैरी करती है। ठीक है, और ये क्या हो गई? alveoli हो गई। अभी ईयर अंदर आ गई, इंस्पायर्ड और ये एक्सपायर्ड ईयर। ठीक है, अब यहां से O2 इस ब्लड के अंदर, मतलब कैपिलरी के अंदर चला जाता है O2, और इस यहां से CO2 इधर चला जाता है। O2 अल्वेलाई से ब्लड के अंदर आ गया और CO2 ब्लड से अल्वेलाई के अंदर चला गया। तो यहां पर क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पहले कहां पर हो रहा है? अल्वेलाई और ब्लड के बीच में हो रहा है ना। तो अल्वेलाई को भी हम क्या कह सकते हैं? अल्वेलाई इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो क्या कहेंगे? अल्वेलाई, नोट कीजिए, अल्वेलाई क्या है? प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर एक तो यहां पर हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब दूसरी साइड कौन सी होती है? दूसरी होती है बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। कहां पर? टिश्यू। तो दूसरी बार एक्सचेंज कहां पर होता है? ब्लड क्या करता है? अभी इस ऑक्सीजन को कैरी करता है और टिश्यू के पास ले जाता है, और टिश्यू के पास क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 होता है। तो दूसरी साइड क्या होगी? बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। नोट कीजिए ये भी अच्छे से। अब मैं यहाँ पर ये समझा देता हूँ आपको। ये क्या हो गई हमारी? ब्लड कैपिलरी हो गई, और यहाँ पर ये क्या हो गई? टिश्यू हो गई। ये क्या हो गई? टिश्यू। अब O2 इस ब्लड वेसल से आता है, ब्लड से अंदर। अब O2 हमारे टिश्यू को प्रोवाइड किया जाता है फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शंस, और जब ये रिएक्शन होती है तब यहाँ पर टिश्यू के अंदर O2 CO2 प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? CO2, और ये CO2 इस ब्लड के अंदर भेजा जाता है। तो दूसरी बार कहां पर हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। तो समझ में आ गया? पहली बार कहां पर हुआ? बिटवीन द अल्वेलाई एंड ब्लड, एंड सेकंड कहां पर? बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो साइड्स आपको पता होनी चाहिए। मैंने डायग्राम भी निकाल कर आपको बता दिया है, तो आप ये अच्छे से नोट कीजिए, डायग्राम भी निकालिए, और चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब ये डिफ्यूजन मतलब जो ये गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ये कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है? कैसे होता है? तो ये होता है, एक प्रोसेस होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए, उसे हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो लिखिए आप, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स बाय प्रोसेस नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। क्या? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, exchange of gases, exchange of gases occurs by a process known as simple diffusion, simple diffusion। सिंपल डिफ्यूजन क्या है? एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से इस गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब ये सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता है? किस पर तो डिपेंड करता होगा ना। तो इट डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट,
प्रेशर ग्रेडियंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आएगा। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है सिंपल डिफ्यूजन इस प्रोसेस से, और ये सिंपल डिफ्यूजन डिपेंड्स करता है प्रेशर ग्रेडियंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट यानी क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस। क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस यानी एक साइड क्या होगा? हाई प्रेशर होगा, तो पी से इंडिकेट करता हूं मैं प्रेशर को, और दूसरी साइड क्या होगा? लो प्रेशर होगा। तो हमारी ईयर कहां से कहां पर मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ईयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? इतना समझ में आएगा, नोट कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रही है। अब हम देखते हैं प्रेशर का यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट क्या होता है? एच जी। तो इसको क्या कहते हैं? मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, तब पहले डॉक्टर क्या करता है? उसकी बीपी चेक करता है, मतलब ब्लड प्रेशर चेक करता है। तो वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट होता है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, तो उसी को हम कहते हैं फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? फिग्मोमैनोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए काम में आता है। वहां पर भी रीडिंग जो यूनिट होता है बीपी मेजर करने का, वो क्या रहता है? मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। तो आप याद रख सकते हो, बाकी ये आगे की चैप्टर में आपको आएगा। ठीक है, तो ये प्रेशर का यूनिट हो गया मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। इतना समझ में आ गया? फिर हम आगे देखते हैं। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पर क्या है? एक मैंने वेसल ले लिया यहाँ पर ऐसा। इसमें क्या है? 5 गैसेस है, ए बी सी डी और ये गैस सी। ऐसे 5 गैसेस है, और इस पूरे वेसल के अंदर कितना प्रेशर है मैंने ले लिया? टोटल प्रेशर है पी। अब ये प्रेशर पी है, तो इन गैसेस का अपना अपना कुछ तो प्रेशर होगा ना। तो इन पांचों गैसेस का जो प्रेशर होगा, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा? प्रेशर पी। मतलब इनका इंडिविजुअल प्रेशर कुछ तो होगा, वो सारा प्रेशर ऐड करने के बाद इतना प्रेशर इस वेसल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेसल के अंदर का प्रेशर क्या हो गया? पी। अब इस गैस ए की वजह से प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस प्रेशर ऑफ गैस बी प्लस प्रेशर ऑफ गैस सी प्लस प्रेशर ऑफ गैस डी प्लस प्रेशर ऑफ गैस ई। समझ में आ गया? अभी गैसेस का अपना अपना कुछ तो प्रेशर है ना ये, तो इसी को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। इसका खुद का प्रेशर, इसका खुद का प्रेशर इन मिक्सचर ऑफ गैसेस में ए का जो भी प्रेशर है, तो इसे हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। बी का क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। इन पांचों को प्रेशर को जब हम ऐड करेंगे, तभी हमको ये प्रेशर पी मिलेगा, जो कि इस वेसल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा? तो वैसे ही हम जब ईयर अंदर इंस्पायर करते हैं, ठीक है, ईयर इंस्पायर की, तो उसके अंदर क्या रहेगा? O2 भी रहेगा और CO2 भी रहेगा। O2 मतलब इंस्पायर की हुई ईयर है ना, तो उसके अंदर O2 ज्यादा रहेगा और CO2 बहुत कम मात्रा में रहेगा। तो जो एक्सपायर करेंगे उसमें CO2 ज्यादा रहेगा, O2 कम रहेगा, लेकिन दोनों भी प्रेजेंट रहेगी। तो अब जो ईयर है उसके अंदर O2 भी है और CO2 भी। जो O2 का प्रेशर होगा, तो उसे हम इंडिकेट करते हैं PO2, और CO2 का जो होगा उसे हम इंडिकेट करते हैं PCO2। समझ में आएगा? तो O2 क्या रहेगा? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गया? और जो CO2 को रहेगा उसे हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये नोट कीजिए, याद कीजिए, इसे क्या हम बोलते हैं? PO2 यानी क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। समझ में आ गया इतना? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब पार्शियल प्रेशर की मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पर लिखवा देता हूं, आप अच्छे से याद कीजिए वो डेफिनेशन क्या है, क्योंकि डेफिनेशन भी आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन उनको पूछने का मतलब उनको लगा कि हम इस बार यहाँ से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछेंगे, तो पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो आपको मैं समझ लिया, फिर आपको डायरेक्ट डेफिनेशन भी उन्होंने दी, तो आप
मतलब टिक कर सकते हो ऑप्शन में, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, pressure of individual gas in mixture of gases। मिक्सचर ऑफ गैसेस पे क्या है, एक गैस का इंडिविजुअल प्रेशर को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर, इज नोन एज पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर, ठीक है। समझ में आ गया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना हो गया, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें, अब हमारी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ये किस प्रोसेस से हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है, मतलब डिफ्यूजन हो रहा है सिंपली, एक साइड से दूसरी साइड गैसेस का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। अब ये क्या, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, ये क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं डिफ्यूजन को, और कम भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करती है, यहां पर हमें देखना है। तो पहला पॉइंट है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, ये पहला पॉइंट है, मतलब सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस ये अफेक्ट करता है डिफ्यूजन को। दूसरा पॉइंट क्या है, आप पहले मैं लिख देता हूं, आप पहले याद करते चलिए, सुनते चलिए, ठीक है। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, दूसरा है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। और लास्ट वाला है पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ O2 एंड CO2। तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को, पहला है क्या, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, दूसरा क्या है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, और थर्ड क्या है पार्शियल प्रेशर्स ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, हम एक एक देखते हैं फिर, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया नहीं है, इस साल आ सकता है, ठीक है। नोट कीजिए अच्छे से, किया किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। पहला फैक्टर है क्या, सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। अब ये पॉइंट क्या कहता है, अब गैसेस ज्यादा सोल्यूबल है उस मेम्ब्रेन के अंदर, जो हमारा एल्वेओलार मेम्ब्रेन था, एल्वेओलाई ऊपर क्या थी, ऐसी एल्वेओलाई प्रेजेंट थी, यहाँ पर थी ब्लड वेसल, तो यहाँ ये जो पूरा मेम्ब्रेन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं एल्वेओलार मेम्ब्रेन या फिर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, O2 इधर जा रहा है, CO2 इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है ना। तो इसी डिफ्यूजन मतलब इन गैसेस का इस मेम्ब्रेन के अंदर सोल्यूबिलिटी अगर ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, गैसेस फास्टर डिफ्यूजन होगी। अगर फास्टर गैसेस डिफ्यूज हो गए तो मतलब क्या, डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, ठीक है। समझ में आ गया आपको अगर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, डिफ्यूजन रेट ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब यहां पर हम सिंपली लिख सकते हैं, अगर सोल्यूबिलिटी ज्यादा है तो क्या, डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन है, अगर ये कम हो गया, ये कम हो गया तो डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया ये आपको पॉइंट, नोट कीजिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो O2 और CO2 है, इनके अंदर क्या हम सोल्यूबिलिटी कंपेयर की, तो O2 क्या होता है 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल होता है O2 से, कितना 20 to 20 टाइम्स मोर सोल्यूबल देन O2, कौन CO2। तो देखिए क्या है पॉइंट, द CO2
is 25 times more soluble than O2। मतलब यहां से आपको पता चल रहा है CO2 का क्या है, सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, तो मतलब CO2 क्या करेगा, फास्टर डिफ्यूज करेगा एज कंपेयर टू O2। द डिफ्यूजन रेट ऑफ CO2 is faster than O2। समझ में आ गया? तो अच्छे से मतलब कंसेप्ट मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, तो आप अच्छे से नोट कीजिए, एक बार रिवाइज कीजिए, बाद में समझ में आया है नहीं, एक बार नहीं समझ में आया तो बाद मतलब फिर से एक बार ये वीडियो पॉइंट देख लीजिए वीडियो में, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपसे डायरेक्ट ये लाइन पूछ सकते हैं कितनी सोल्यूबिलिटी है ज्यादा, और ये तो इसका अप्लाइड पॉइंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये अच्छे से नोट कीजिए। हम चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी सोल्यूबिलिटी यहाँ पर क्या हुई, खत्म हो गई। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, क्या है, थिकनेस ऑफ एल्वेओलार मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ एल्वेओलार मेम्ब्रेन, तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है थिकनेस ऑफ एल्वेओलार मेम्ब्रेन और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, अब मेम्ब्रेन की थिकनेस आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मेम्ब्रेन की थिकनेस ज्यादा हुई मतलब अब गैसेस को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो उनको वक्त ज्यादा लगेगा, मतलब डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा थिकनेस उतनी ही ज्यादा डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन डीएम लिख देता हूं, डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। ठीक है, जितनी ज्यादा थिकनेस उतना डिफ्यूजन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन यहां से आपको पता चलता है। थिकनेस इंक्रीजेस, थिकनेस अगर इंक्रीज हो गई तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर थिकनेस कम हो जाएगी मतलब थिकनेस क्या हो गई, कम हो गई, मतलब थिन हो गया मेम्ब्रेन, तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हो, यहाँ पर क्या है, मैंने थिकनेस ज्यादा बनाई है तो यहाँ पर इन गैसेस का क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन रेट कम हो जाएगा। अगर यही एल्वेओलाई अगर पास में हो मतलब ब्लड वेसल डिस्टेंस बहुत ही कम है तो यहाँ पर क्या डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा। देखिए आप, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा, डायरेक्ट लॉजिकल पॉइंट है, डायरेक्टली समझ में आता है। ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब लास्टली तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2, उसमें कुछ बताने का नहीं, आप सिंपली याद रख सकते हो। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन कौन से फैक्टर है, कौन से है, solubility of the gases, thickness of diffusion membrane and partial pressures of O2 and CO2। अब हमें क्या करना है, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ O2 एंड CO2 डिफरेंट साइड में इनकी वैल्यू क्या रहती है हमको देखनी है। ठीक है, तो ये याद रखने का पॉइंट है, मतलब आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई रूप नहीं इसके लिए। तो हम देखते हैं वैल्यूज ऑफ PO2 यानी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड partial pressures of CO2, the values of partial pressure of O2 and CO2 at different sites। कहां पर, different sites। इधर लिखता हूं मैं क्या, रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस कौन से होते हैं, एक तो होता है O2 और दूसरा होता है CO2। ठीक है, अब हम क्या कहां पर देखेंगे, पहले तो ये एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के अंदर आती है, मतलब एल्वेओलाई के अंदर आती है, तो एटमॉस्फेयर में हमें देखना पड़ेगा, फिर एल्वेओलाई के अंदर देखना पड़ेगा, फिर एल्वेओलाई से कहां पर जा रही है, ब्लड के अंदर जा रही है, और फिर ब्लड से टिश्यू के अंदर जा रही है। ठीक है, और फिर टिश्यू से CO2 कहां पर आ रहा है, ब्लड के अंदर आ रहा है, और ब्लड से फिर वो एल्वेओलाई के अंदर चला जा रहा है। मतलब इस साइड से कहां पर, एटमॉस्फेयर में, एल्वेओलाई में, ब्लड में और टिश्यू में, इसी चार साइड से। अब ब्लड में भी हम देखिए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तो जो कि ऑक्सीजन को लेके जाता है ब्लड को हमारी बॉडी में, उसे कहते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और टिश्यू से जो ब्लड हमारी बॉडी की तरफ आता है उसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इन साइड्स पे हमें क्या देखनी है, इनकी वैल्यू देखनी है। तो हम पहले तो देखते हैं, यह हो गई हमारी एल्वेओलाई।
पहले हम देखते हैं एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ये अंदर आई नहीं, तो मैं यहाँ पर एटीएम लिख देता हूँ, ठीक है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटीएम यानी एटमॉस्फेयर। फिर एल्विलाई, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लास्ट में क्या हो जाएगी, टिश्यू हो जाएगी। तो इन साइड्स पे हमें इनकी वैल्यू देखनी है। अब ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में तो कोई नहीं, आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, और जो बाकी का है मैं आपको याद करवा के दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो O2 का कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में 159 होता है, कितना होता है 159, और CO2 का कितना रहता है 0.3 रहता है, ठीक है। अब एल्वियोलाई के अंदर देखते हैं, पहले तो आप डायरेक्ट में लिखते जाओगे, आप याद करते रहिए, आपका याद हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं आपसे करवा दूंगा, लेकिन ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई रूप नहीं, ठीक है। तो एल्वियोलाई के अंदर होता है O2 का होता है 104, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है 104, और CO2 का कितना होता है 40 होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमने देखा, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पर होता है 95, और CO2 का फिर कितना रहता है यहाँ पर 40 रहता है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या रहेगा, ऑक्सीजन कम रहेगा, तो इसमें रहता है ऑक्सीजन का रहता है 40, और पार्शियल प्रेशर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में रहता है 45, ठीक है। और टिश्यू के अंदर हमने देखा तो O2 प्रोवाइड किया जाता है टिश्यू में, वहां पर ऑक्सीजन कम रहता है, CO2 ज्यादा रहता है, तो इसके कारण यहाँ पर भी O2 का कितना रहेगा पार्शियल प्रेशर 40, और CO2 का रहेगा 45। तो आपने अच्छे से देख लिया, मैंने कैसा टेबल बनाया, आप इस तरह आप बना सकते हो, याद रख सकते हो, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको याद करवा के दूंगा, ठीक है। पहले तो आप ये नोट कीजिए। तो ये हमारा बन गया टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली आपसे वैल्यू से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है, नीट 2021 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर कौन सा पूछा था मुझे याद नहीं, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद ही करना पड़ेगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, कितना हो गया, अब हम आगे देखते हैं क्या। अब हम यहाँ पर इनके पार्शियल प्रेशर देख लिए। अब ब्लड कैसे फ्लो करता है, मतलब पार्शियल प्रेशर से कैसे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट कैसे बनता है, और कहाँ से कहाँ तक ऑक्सीजन फ्लो करता है, और CO2 कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है, हमें देखना है। तो पहले मैं यहाँ पर क्या निकालता हूँ, हर्ट निकालता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, तो मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी यहाँ से निकाल देता हूँ, क्योंकि हमें जगह यहाँ पर कम हो सकती है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर मैं हर्ट निकालूंगा, तो यहाँ हमारा होगा, समझ में आ गया, ये दो क्या हो गए, एट्रियम हो गए, ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आ रही क्या, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ पर आके ब्लड वेसल्स ओपन होती है इसके अंदर, और यहाँ से ब्लड फिर इधर चला जाता है वेंट्रिकल के अंदर, तो ये क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से चला गया, और यहाँ से फिर इस वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ से चला जाता है, कहाँ तक चला जाता है, कहाँ चला जाता है, लंग्स के पास चला जाता है। तो यहाँ पर हमारे, यहाँ पर मैं एल्वियोलाई निकाल लेता हूँ लंग्स की, ठीक है, एल्वियोलाई मैंने यहाँ पर निकाली, और यहाँ से ये आकर यहाँ पर ओपन हो जाता है, और फिर यहाँ से एक ब्लड वेसल निकलती है, एक बार मैं डायग्राम निकाल देता हूँ, फिर आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगी, बहुत नीचे आ गया, यहाँ पर हमारे हो जाएगी टिश्यूज, क्या हो जाएगी, यहाँ पर टिश्यू हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो गई टिश्यू। तो इनकी मैं लेबलिंग भी यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये हो गई हमारी एल्वियोलाई, इसके अंदर ईयर आई, यहाँ से बाहर चली गई, तो ये क्या हो गई
अल्वियोलाई। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, हार्ट हो गया पूरा, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, हार्ट है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आर्टरी और वेन क्या होती है। आर्टरी जो भी ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड ले जाती है, हार्ट से दूर ले जाती है, उसे हम कहते हैं आर्टरी। और जो भी ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है, उसे हम बोलते हैं वेन। कोई नहीं, ठीक, आर्टरी, आर्टरी और वेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टेस्ट सीरीज में आप देखने को मिल सकता है और आपके लिए कंसिडर है। आर्टरी क्या है, ब्लड वेसल which carry blood from heart, हार्ट से दूर लेके जा रहा है। ठीक है, ये हो गई आर्टरी की डेफिनेशन। और वेन की क्या है, ब्लड वेसल which carry blood towards heart, हार्ट की तरफ जो भी ब्लड वेसल ब्लड ले जाएगी उसे हम कहते हैं वेन, और जो हार्ट से दूर ले जाएगा उसे हम कहते हैं आर्टरी। अच्छे से नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए कंसिडर पॉइंट भी है। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिल सकता है, सिंपली करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ से हम देखें, तो ये तो होगा हमारे लंग्स के अंदर अल्वेओलाई। अब मैंने क्या कहा था, जो भी हार्ट से दूर ले जाते हैं वो क्या हो बन जाएगी, आर्टरी। तो यह हार्ट से मतलब राइट एट्रियम से क्या ले जा रही है, ब्लड लंग्स की तरफ ले जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आर्टरी कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्टरी। लेकिन कहाँ ले जा रही है, लंग्स, लंग्स को ही हम बोलते हैं पल्मोनरी। तो लंग्स की तरफ ले जा रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। फिर ये देखिए, हार्ट की तरफ एक वेन लंग्स से आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, वेन हो जाएगी, क्योंकि हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रही है। कहां से आ रही है, लंग्स से, तो इसे हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्या हो गई, पल्मोनरी वेन, और ये क्या बन गई, पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आ गया इतना। अब ये यहाँ पर देखिए, ये क्या है, फिर से यहाँ से ब्लड लेके जा रही है, ये लेके जा रही है, ये लेके आ रही है, और ये भी क्या है, लेके आ रही है। अब ये लेके जा रही है ना, पूरी बॉडी में लेके जो जाएगी उसे हम तो पहले कहेंगे आर्टरी। और ये कौन सी आर्टरी होगी, इसे हम बोलेंगे सिस्टेमिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी, सिस्टेमिक आर्टरी। समझ में आ गया। अभी देखिए, यहाँ से ब्लड लेके आ रही है, तो ये क्या बन जाएगी, वेन है। लेकिन पूरे बॉडी से जो लेके आ रहे हैं उसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक वेन, सिस्टेमिक वेन। समझ में आ गया इतना आपको। अब मैं यहाँ पर इनकी पार्शियल प्रेशर की वैल्यू लिख देता हूँ। अल्वेओलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर रहता है O2 का, वो रहता है कितना, 104। उस टेबल में भी आपको मैंने लिख के दिया है, कितना रहता है, 104। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रहता है वो कितना रहता है, कितना रहता है, 40 रहता है। समझ में आ गया, 40। ठीक है इतना। फिर हमें देखना है, फिर इस सिस्टेमिक आर्टरी के अंदर, ठीक है, तो इस सिस्टेमिक आर्टरी के अंदर जो PO2 रहता है वो कितना रहता है, वो रहता है 95। और जो PCO2 रहता है, जब O2 ज्यादा रहेगा तो CO2 कम रहेगा, तो CO2 डायरेक्ट आप जो कम रहेगा वो आप 40 लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पर हम टिश्यू के अंदर देखिए, क्या बन गए, हमारी टिश्यू बन गई, वो क्या क्या अल्वेओलाई। अब टिश्यू के अंदर क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है, तो मतलब CO2 ज्यादा होगा, तो CO2 का वैल्यू 45 लिख देना, और O2 का कितना लिख देना, 40। ठीक है, समझ में आ गया इतना। फिर हम यहाँ से देखते हैं सिस्टेमिक वेन। वेन के अंदर क्या होगा, CO2 ज्यादा रहेगा, मतलब यहाँ पर जो PCO2 की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 45, और जो PO2 की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 40 होगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए प्रेशर ग्रेडियंट कैसे जनरेट होता है। अब देखिए इधर क्या है, ये जो ब्लड, पहले तो पूरे बॉडी से ब्लड इधर राइट एट्रियम के अंदर आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ ले जाएगी, और इधर ऑक्सीजन इसके अंदर चला आएगा। ऑक्सीजन इधर देखिए, इधर गया CO2 और इधर आ गया O2, तो यहाँ पर हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब यहाँ से क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टेमिक आर्टरी के अंदर, और सिस्टेमिक वेन के अंदर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना डायग्राम तो समझ में आ गया ना। अब मैं आपको याद भी करवा के दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या होता है, जो भी O2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो कहां से होता है, अल्वेओलाई से कहां तक, टिश्यू की तरफ O2 जाता है, और CO2 टिश्यू से अल्वेओलाई की तरफ जाता है। समझ में आ गया इतना। तो आप देखिए, अब अल्वेओलाई का इधर मतलब अल्वेओलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है, 104, इधर कितना है, 95 है। ठीक है, तो पहले तो देखिए इधर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो पहले तो इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ तक, यहाँ से O2 चला आएगा,
तो इधर देखिए 104, 104 से लेकर 40 की तरफ, इधर कितना है 40, देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 104 से लेकर 40 की तरफ, और इधर फिर 95 से लेकर 40 की तरफ। सिंपली आप याद रखिए, यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा 104 से लेकर 40 की तरफ और फिर 95 से लेकर 40 की तरफ। ये क्या हो गया, ऑक्सीजन के लिए हो गया। अब फिर CO2 को यहाँ से टिश्यू से एल्वेलाई की तरफ ट्रांसपोर्ट करना है ना, फिर देखिए 45 से 40 की तरफ, 45 से 40 की तरफ, ठीक है। 45 से, इसके अंदर कितना है 40 ऑक्सीजन ब्लड में, तो 45 से 40 की तरफ, 45 से 40 की तरफ और फिर से 45 से 40 की तरफ। तो सिंपल है, 104 से 40 की तरफ, 95 से 40 की तरफ, ये हो गया O2 के लिए। फिर CO2 के लिए क्या बन जाएगा, 45 से 40 की तरफ और 45 से 40 की तरफ, ये हो गया सिंपली मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 कैसे होता है इसके अंदर, समझ में आएगा। यहां से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बार बार बोलिए, 104 से 40 की तरफ और 95 से 40 की तरफ, फिर 45 से 40 की तरफ और 45 से 40 की तरफ, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखिए ना आप, यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, हार्ट का काम क्या है, सिंपली पंप करना, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड होके यहाँ से पूरा यहाँ तक जाएगा, यहाँ पर पंप होगा और फिर यहाँ तक डीऑक्सीजनेटेड, मतलब एक साइड पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इधर की तरफ और इधर की तरफ पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पूरा कितना रहेगा 95 रहेगा और इधर कितना आयोलाइन में 104, फिर टिश्यू में कितना रहेगा 40 रहेगा। अब यहाँ से CO2 देखा हमने, टिश्यू में कितना है 45 और पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक गया और इधर कितना है 40, मतलब 45 से 40 की तरफ, ठीक है। समझ में आ गया इतना, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं भी समझ में आया तो आप क्या कीजिए, टेबल याद कीजिए सिंपली, और ये मतलब फ्लो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, टेबल सिंपली आप याद कीजिए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसा होता है, उसकी हम डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और आपको समझाएंगे, तो वहां से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, तो नोट कीजिए और लिखिए, नोट कीजिए और लिखिए, क्या लिखना है, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट for O2 is from alveoli to blood and blood to tissue, समझ में आ गया। एंड ऑपोजिट फॉर CO2, ऑपोजिट मतलब कैसा, दैट इज CO2 कहां से ट्रांसपोर्ट करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट फॉर CO2 इज फ्रॉम, पूरा O2 का ऑपोजिट बन जाएगा, कहां से, टिश्यू से ब्लड की तरफ एंड ब्लड से एल्वेलाई की तरफ, और एल्वेलाई से CO2 क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए। अब चलो हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं अभी डायग्राम ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या देखना है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की डायग्राम पहले तो हम यहाँ पर निकाल लेते एल्वेओलाई, ठीक है, एल्वेओलाई, फिर यहाँ पर हम निकाल लेते, ये क्या हो गई, एल्वेओलार कैपिलरी हो गई। अब यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पर जो सेल का लेयर होता है वो रहते हैं स्क्वामोस एपिथेलियम रहता है, ये क्या बन जाएगा, स्क्वामोस एपिथेलियम, स्क्वामोस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, ठीक है। समझ में आ गया। फिर यहाँ पे भी सिंगल लेयर यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा सेल का, ब्लड वेसल के अंदर। जहां भी फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन होगा
फिल्ट्रेशन कहो या डिफ्यूजन कहो, वहां पर क्या रहेगा, सिंगल लेयर का एक एपिथेलियम प्रेजेंट रहेगा, उसी को हम बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। अब ये क्या रहेगा, स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलार कैपिलरी। ये क्या है, अल्वियोलार कैपिलरी, इसका क्या बन जाएगा, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलार कैपिलरी। तो जो भी स्क्वामस एपिथेलियम ब्लड वेसल के अंदर रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम, समझ में आ गया। तो स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलार एंड स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द अल्वियोलार कैपिलरी, उसी को हम बोलते हैं एंडोथेलियम। और बीच में जो यहाँ पर रहेगा उसे हम बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस बोलते हैं। यहाँ पर क्या रहता है, बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी हमारी अल्वियोलाई, ये बन जाएगा बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस, और ये क्या बन जाएगी, अल्वियोलार कैपिलरी, अल्वियोलार कैपिलरी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। फिर ये सिंगल लेयर है, इसके अंदर मैं आपको न्यूक्लियस निकाल के देता हूँ, ठीक है। ये बन गया इसका न्यूक्लियस। डायग्राम भी आप नोट कीजिए, मेरे साथ आप नोट करोगे तो मतलब आपको डायग्राम निकालने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये हो गया स्क्वामस एपिथेलियम अल्वियोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये क्या बन जाएगा, एंडोथेलियम ऑफ अल्वियोलार कैपिलरी। तो इसके अंदर क्या ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। तो ब्लड फ्लो करेगा, तो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, ये क्या है, ब्लड के अंदर आरबीसी है, ठीक है। अब इधर ये बन जाएगी एक्सपायर्ड ईयर, और ये अंदर आने वाली इंस्पायर्ड ईयर। यहाँ से O2 किधर, इधर चला जाएगा, O2 इधर चला जाएगा, और CO2 इधर से इधर चला जाएगा, CO2, ठीक है। O2 इधर, CO2 इधर। तो ये हमारा बन जाएगा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन और अल्वियोलार मेम्ब्रेन। तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल के अंदर आरबीसी है। यही क्या करती है, हमारे गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करती है। डायग्राम समझ में आ गए, निकाल लीजिए। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखिए ये क्या है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। कौन से लेयर्स, देखिए, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दिस इज द एंडोथेलियम। ये क्या बन जाएंगे, 3 लेयर बन जाएंगे हमारे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के। तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। कितने होते हैं, 3 लेयर्स। जो पहला वाला होता है वो क्या रहता है, स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई। सेकंड वाला कौन सा बन गया, बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन टू, बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन टू। और लास्ट वाला क्या बन जाएगा हमारा, एंडोथेलियम ऑफ अल्वियोलार कैपिलरी, एंडोथेलियम। तो ये हमारा बन जाएगा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की डायग्राम और उसके 3 लेयर। तो ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेंगे, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में कितने लेयर होते हैं, 2 होते हैं सेल के लेयर। देखिए सिंगल सेल के लेयर होते हैं, एक तो हो गया सिंगल सेल लेयर, ये भी हो गया सिंगल सेल लेयर। यहाँ पर कोई सेल का लेयर है क्या, नहीं है। तो ये 2 ही सिंगल सेलुलर लेयर बन जाएगी सिंगल लेयर, और इसका सेल का लेयर नहीं है। तो मतलब 3 हमारे कितने होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, 2 सेल से बने होते हैं और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना होता है। तो इतना समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, सवाल आने की चांसेस है इसके, ठीक है। तो अब ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी रहती है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, थिकनेस, थिकनेस कितनी होगी इसकी, तो लेस देन 1 mm थिकनेस रहती है। कितनी रहती है, लेस देन 1 mm थिकनेस रहती है। समझ में आ गया इतना आपको। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी फैक्टर्स रहते हैं, ऑल द फैक्टर्स क्या करते हैं, फेवर्स करते हैं डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम अल्वियोलाई टू द टिश्यू, मतलब अल्वियोलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू। और CO2 के लिए जो फैक्टर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, टिश्यू से ब्लड के अंदर और ब्लड से अल्वियोलाई के अंदर। तो O2 अल्वियोलाई से टिश्यू के अंदर और टिश्यू से CO2 अल्वियोलाई के अंदर। तो एक दूसरे के साथ अपोजिट में रहेगा। आज के लिए इतना काफी है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, मतलब लगभग हर साल आने की चांसेस रहती है, ये क्वेश्चन तो फिक्स रहता है यहाँ से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये अच्छे से मेरी नोट्स लिखी होगी, तो आप ये नोट्स नहीं लिखी तो एक बार लिख सकते हो, अच्छे से पढ़िए, नोट्स भी पढ़िए, आप पढ़ लिया आपने तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आप ये एनसीईआरटी पढ़ सकते हो और देखिए आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नहीं, अगर नहीं हुई तो आप अच्छे से फिर से पढ़ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।